Hi all, welcome back. So in previous lecture we had completed time of supply and today we'll be starting with value of supply. तो फ्रेंड्स ये वैल्यू ऑफ सप्लाई होता क्या है? मान लीजिए A sold goods to B for ₹100. ठीक है, तो ये जो ₹100 है दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई. मतलब ये वो वैल्यू है जिस पे जीएसटी लगने वाला है. ठीक है, 100 प्लस जीएसटी मान लीजिए आया 105, तो बी ए को 105 पे करेगा. ठीक है, तो ये जो ₹100 है इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई और इस वैल्यू का करेक्ट होना बहुत जरूरी है. ये वैल्यू अगर बहुत कम हुई तो इससे क्या हो सकता है, गवर्नमेंट का लॉस हो सकता है. मतलब जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए थी उससे क्या हुई, कम, तो क्या हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा इससे गवर्नमेंट का लॉस हो जाएगा. ठीक है, तो कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ठीक है, और उस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए लॉ में वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस डाले गए हैं. ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजंस हैं ये हमें गाइड करेंगे. हमें जब जब कॉम्प्लिकेशन होगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड करें, तो इन प्रोविजंस के जरिए हम एक करेक्ट वैल्यू पे पहुंच सकते हैं और उस वैल्यू पे क्या लगेगा, फिर टैक्स. तो गवर्नमेंट को करेक्ट अमाउंट पे टैक्स मिले और गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस ना हो, इसलिए कौन से प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई के. ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं. आपने पढ़ा था परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स इन केस आईटीसी इज टेकन. सो व्हेन यू परमानेंटली ट्रांसफर बिजनेस असेट्स व्हेन आईटीसी इज टेकन एंड यू ट्रांसफर दोज असेट्स विदाउट कंसिडरेशन, तो भी हम क्या कहते हैं, उसको सप्लाई कहते हैं और उस पर जीएसटी लगता है. ये हमने कहां पढ़ा था, सेक्शन 71C शेड्यूल 1 पैरा 1 में. तो इस केस में जो आपने असेट ट्रांसफर किया वो आपने विदाउट कंसिडरेशन किया, तो आपको पता ही नहीं है कि उस एसेट की वैल्यू कितनी है. तो उस वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करना ये हमें सिखाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई. एक और एग्जांपल लेते हैं. ए ने बी को गुड्स सेल किए. ठीक है, और जो ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मिस्टर ए की थी. और मिस्टर ए कौन है, सप्लायर. बी कौन है, रेसिपिएंट. तो मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मिस्टर बी को गुड्स सेल करना और गुड्स का वैल्यू था 1 लाख. और मिस्टर ए को ये गुड्स पहुंचाने के लिए ₹2000 इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस इंकर करने पड़ रहे थे. ठीक है, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि जैसे ही गुड्स तुम्हारे यहां पे अनलोड हो तो जो ट्रांसपोर्टर है उसको तुम ₹2000 दे देना. ऐसा मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा और बाद में तुम ये ₹2000 मुझसे रीएम्बर्समेंट ले लेना. मतलब मिस्टर ए मिस्टर बी को ये ₹2000 क्या करेगा, रीएम्बर्स कर देगा. ठीक है, तो इस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो 1 लाख होना चाहिए या 1,02,000 होना चाहिए. मतलब जीएसटी 1 लाख पे लगेगा कि 1,02,000 पे लगेगा, ये क्वेरी है. इस क्वेरी का भी आंसर कौन करेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस. ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे कई तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है, आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है. और ये प्रोविजंस और ये रूल्स हमें गाइड करते हैं कि करेक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड किया जाए. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट प्रोविजन. सो सेक्शन 15 बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में. ठीक है, सो व्हाट सेक्शन 15 सेज, सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 सेज वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू when goods/services are
supplied to an unrelated person plus price is the sole consideration. मतलब इफ यू सप्लाई गुड्स टू अनरिलेटेड पर्सन, अनरिलेटेड पर्सन मतलब जो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में कवर ना होता हो उसको हम कहते हैं अनरिलेटेड पर्सन. सो फ्रेंड्स, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हम चैप्टर 2 दैट इज सप्लाई अंडर जीएसटी में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो रिलेटेड पर्सन क्या इंक्लूड करता है? पर्सन्स हु आर ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस, हु आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, ये सब आपको समझा चुका हूं मैं. Persons are employer and employee. Third person controls them. One of them controls the other. Third person controls both of them. Such persons together control a third person. Such persons are members of a family. And one of them is the sole agent, sole distributor or concessionaire of the other. ये हम chapter 2 में डिटेल में समझ चुके हैं कि related person क्या होता है. So, if you supply goods to a person who is unrelated, प्लस प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, मतलब मिस्टर ए ने मान लीजिए मिस्टर बी को गुड्स सेल किए और मिस्टर बी ने क्या दिया? मनी. क्या दिया? कंसिडरेशन इन मनी. अगर कंसिडरेशन इन मनी दिया तो उसको हम कहेंगे प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. मतलब आपने किसी को गुड सेल की और सामने वाले ने कुछ एक्सचेंज में नहीं दिया, उसने क्या दिया? सीधा आपको पैसे दिए. ये कोई बार्टर या एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन नहीं है. ये कैसा ट्रांजैक्शन है जिसमें ए ने गुड्स को बी सेल, ए ने बी को गुड्स सेल किए और बी ने कंसिडरेशन इन मनी किसको दिया? ए को. अच्छा, कंसिडरेशन इन मनी होता है और कैसे होता है? कंसिडरेशन इन अदरवाइज. आपने कंसिडरेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था. कंसिडरेशन इंक्लूड्स कंसिडरेशन इन मनी एंड अदरवाइज. मनी मतलब मॉनिटरी फॉर्म में, अदरवाइज मतलब कुछ एक्सचेंज में दिया या कोई बार्टर का ट्रांजैक्शन हुआ है ना, तो उसको हम कहते हैं कंसिडरेशन इन अदरवाइज. ठीक है, तो जब कंसिडरेशन इन मनी हो प्लस आपने अनरिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया हो तो सेक्शन 15 ये कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ट्रांजैक्शन वैल्यू. अब ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो हमने देखा ए ने बी को गुड्स सप्लाई किया और मान लीजिए वो गुड्स 100 रुपीस के थे. तो अगर ए एंड बी रिलेटेड नहीं है प्लस बी ने जो पैसा दिया दैट वाज होली इन द फॉर्म ऑफ मनी, मतलब कुछ एक्सचेंज नहीं, कोई बार्टर नहीं, कुछ नहीं, होली इन द फॉर्म ऑफ मनी अगर दिया तो गवर्नमेंट कहती है हम इस 100 रुपए को ही क्या मान लेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई, और कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे और इस 100 पे ही क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब मैंने आपने मेरा कोर्स सब्सक्राइब किया, ठीक है, आपने मुझे जो पैसे दिए, सो यू एंड मी आर अनरिलेटेड प्लस प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. आपने मुझे क्या दिया? कंसिडरेशन इन मनी. तो उस केस में क्या होगा? जो आपने मुझे फीस पे की दैट वुड बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई और उस पे क्या लगेगा? फिर जीएसटी लगेगा. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो पा रहा है? तो ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको समझ में आ गया, बट ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानने के लिए अनरिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन होना चाहिए प्लस कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ मनी. अब अगर कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी नहीं है तो क्या होगा? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस ये कहते हैं कि इफ सप्लाई इज मेड टू अ रिलेटेड पर्सन, सप्लाई किसको किया है? रिलेटेड पर्सन. मतलब मान लीजिए आपने आपके फैमिली मेंबर को सप्लाई किया है ना, जो कि क्या है? आप पे डिपेंडेंट है, या फिर आपकी कंपनी ए लिमिटेड किसको कंट्रोल करती है? बी लिमिटेड और सी लिमिटेड को, और बी लिमिटेड और सी लिमिटेड के बीच में क्या हुआ? कोई ट्रांजैक्शन. तो बी और सी क्या है? रिलेटेड एज पर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन. तो इफ सप्लाई इज मेड टू अ रिलेटेड पर्सन प्लस वेयर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, मतलब अगर
प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है। मैंने आपको गुड सप्लाई की है, हम दोनों रिलेटेड हैं, हम दोनों रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने आपको गुड सप्लाई की है, उसके बदले में एक्सचेंज में आपने मुझे पैसे नहीं दिए, कुछ और गुड्स दे दिए। मान लीजिए मेरा गेहूं का बिजनेस है, मुझे चावल की जरूरत है, आपको गेहूं की जरूरत है, तो मैंने आपको गेहूं दिए, बदले में आपने मुझे क्या दिए, चावल दिए। तो इन दिस केस प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। तो वो केस, और इफ सप्लाई इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 15 सब सेक्शन 5, इसमें अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ भी नोटिफाई नहीं किया, तो ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, सो व्हेन सप्लाई इज मेड टू अ रिलेटेड पर्सन, या फिर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो उस केस में वैल्यू इज टू बी डिटरमाइंड अंडर चैप्टर 4, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी रूल्स। उन केसेस में सप्लाई की वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करना, उसके लिए क्या बनाया गवर्नमेंट ने, रूल्स बनाए हैं कि बेस्ड ऑन दिस रूल्स यू हैव टू आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी मोबाइल शॉप से 20,000 रुपए का फोन लिया और आपने उसको क्या किया, 10,000 रुपए कैश दिए और एक्सचेंज में मान लेते 12,000 रुपए कैश दिए और एक्सचेंज में 8,000 रुपीज का फोन दिया। मतलब सामने वाले ने आपके फोन की वैल्यू कितनी कंसिडर की, 8,000 रुपीज। अब आपने उससे रिक्वेस्ट किया कि 15,000 का बिल बना दो ना, मैंने आपको, या फिर 12,000 का बिल बना दो ना, मैंने आपको पेमेंट तो 12,000 का ही किया है, तो मुझे जीएसटी भी कम भरना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं 20,000 का बिल नहीं बनाता हूं, कितने का बिल बना देता हूं, 12,000 रुपए का, और उस पर जो जीएसटी लगेगा मान लीजिए 18%, विच कम्स टू 2160, जबकि एक्चुअल में जीएसटी कितना लगना चाहिए था, 20,000 का 18%, दैट विल कम टू अप्रोक्सीमेटली 3,600 रुपीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिलना चाहिए था, 3,600, मिला कितना, 2,160। इसलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि व्हेन प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, 8,000 आपने क्या दिया, एक्सचेंज, आपका मोबाइल फोन क्या किया, एक्सचेंज, और सामने वाले ने उसका वैल्यूएशन कितना किया, 8,000 का, और बिल कितने का बनाया, 12,000 का। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि इन दिस केस प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, और इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई के जो रूल्स हैं उन रूल्स के हिसाब से वैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है, तो अब 12,000 का इनवॉइस नहीं बना सकते, इनवॉइस कितने का बनेगा, 20,000 रुपए का, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई के जो रूल्स हैं वो रूल्स ये कहेंगे कि आपको प्रोडक्ट की ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से इनवॉइसिंग करना रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई के जो रूल्स है ये आपके आईपीसीसी और इंटरमीडिएट के कोर्स में नहीं है। ये कौन से कोर्स में है, ये सीए फाइनल के कोर्स में है। अभी आपको क्या सीखना है, केवल आपको ये जो ओपन मार्केट वैल्यू वगैरह इन सब चीजों से आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सब आप सीखेंगे सीए फाइनल में कि ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है, और भी अदर वैल्यूएशन बेसिस होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया है कि वैल्यूएशन किस बेसिस पे होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ओपन मार्केट वैल्यू के बेसिस पे क्या होता है, गुड्स का वैल्यूएशन, जहां पे प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। ठीक है, और कंसिडरेशन इज नॉट होनली इन मनी। तो फ्रेंड्स एक बार रीड कर लेते हैं। CGST law has different provisions for determining the value of supply of goods or services in the following situations. So situation number 1 is supply made for price in money, that is monetary consideration to unrelated person. कैसा है, monetary consideration मतलब price is the sole consideration plus supply is made to an unrelated person. तो वैल्यूएशन किसके हिसाब से करेंगे, सेक्शन 15 सब सेक्शन 1, जो कि कहता है, क्या कहता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब जिस वैल्यू पे आपने गुड्स सप्लाई किए उसी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिचुएशन नंबर 2, व्हेन सप्लाई इज मेड फॉर नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन, मतलब पार्ट
कंसिडरेशन आपने मनी में पे नहीं किया है, किसी और फॉर्म में पे किया है. और फॉर पार्ट मॉनेटरी कंसिडरेशन एंड पार्ट अदर, और इन्वॉल्विंग एडिशनल कंसिडरेशन और सप्लाई इज मेड टू एन unrelated person, sorry, supply is made to a related person, or for specific classes or classes of supply. Specific classes of supply अभी तक गवर्नमेंट ने कोई नोटिफाई नहीं किए हैं. Subsection 4 and subsection 5 of section 15 read with chapter 4 determination of value of supply of GST rules. मतलब जो सिचुएशन नंबर 2 है उसमें वैल्यूएशन किस बेसिस पे होगा? सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 read with chapter 4 determination of supply of CGST rules that are to be discussed at final level. मतलब आपके IPC के कोर्स में ये नहीं है. So second one is not in your course. तो आपके कोर्स में क्या है? When supply is made to an unrelated person plus price is the sole consideration. So in that case value of supply would be transaction value. ठीक है. Supplies to unrelated person where price is the sole consideration. When transaction of supply of goods or service is made between two persons who are not related to each other. See the definition of related person. Related person की definition आप समझ चुके हैं. And price is the sole consideration for the supply. The value of supply will be transaction value. अब transaction value क्या होती है वो लिखा है. Transaction value is the price for the specific supply that is being valued. It includes the amount already paid at the time of supply, जो आपने amount pay कर दिया at the time of supply, as well as the amount payable and not yet paid at that time. मतलब कभी कभी क्रेडिट सेल भी तो होता है, हमेशा जरूरी नहीं ना कि आप कैश सेल कर दो. तो अगर आपने 20,000 का फोन था, 15,000 पे किया और क्या बोला 5,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश, या फिर आपको बैंक क्रेडिट में कर दूंगा विद इन अ मंथ, तो क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिट सेल. तो क्या बोला है? जो आपने पे कर दिया है 15,000 और द अमाउंट दैट इज पेएबल, मतलब जो आप बाद में पे करने वाले हो, इन दोनों को इंक्लूड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसी को क्या मानेंगे हम? ट्रांजैक्शन वैल्यू. मतलब जिस वैल्यू पे आपने ट्रांजैक्शन किया उसी को हम मान लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड सप्लाई इज मेड टू अ अनरिलेटेड पर्सन. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं. होलसेल प्राइस फॉर 1 metric ton ऑफ सीमेंट सोल्ड बाय एक्स लिमिटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज 7,000. एक्स लिमिटेड सीमेंट का 1 metric ton का प्राइस कितना है? 7,000. प्राइस ऑफ 1 metric ton ऑफ सीमेंट सोल्ड बाय एक्स टू वाई 6,700. यही सीमेंट उसने वाई को कितने में दे दिया? 6,700 में. ठीक है, यूजुअली उसका प्राइस होता था 7,000, लेकिन वाई को कितने में दिया? 6,700 में. सो वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय एक्स टू वाई इज 6,700 विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल एंड नॉट द होलसेल प्राइस. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको ये समझाना चाहता है एग्जांपल कि एक्स और वाई क्या है? अनरिलेटेड है एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. इसीलिए भले ही 7,000 प्राइस चल रहा है गुड्स का, लेकिन एक्स ने वाई को क्या किस में दे दिया? 6,700 में दे दिया. मे बी क्या दिया होगा उसने? एक्स ने वाई को क्या दिया होगा? डिस्काउंट दिया होगा, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे सकते हैं. या फिर वाई हो सकता है रेगुलरली एक्स से बाय करता हो, तो उस केस में भी हो सकता है उसने एक्स को कम प्राइस पे गुड्स दे दिए 6,700 में. ठीक है, तो क्या है? एक्स और वाई अनरिलेटेड है एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. इसलिए 6,700 को ही क्या मान लिया गया? वैल्यू ऑफ सप्लाई. और इसी वैल्यू पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल ऑर्डिनरीली बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू. क्या बोला है? ऑर्डिनरी केसेस में क्या होता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू ही होती है, विच इज प्राइस पेड और पेएबल व्हेन द पार्टीज आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. Section 15 of CGST Act further elaborates various inclusions and exclusions from the ambit of transaction value. मतलब transaction value में क्या include करना है, उसमें से क्या exclude करना है, ये अभी हम सीखेंगे. ये कहां पे दिया हुआ है? Section 15 of CGST Act. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि
गुड्स जब आप सप्लाई करते हो तो उसमें गुड्स का वैल्यू इन्वॉल्व होता है, ट्रांसपोर्टेशन का वैल्यू इन्वॉल्व होता है, हो सकता है ट्रांजिट इंश्योरेंस भी हो। तो इस केस में केवल गुड्स को लेना है कि ट्रांजिट इंश्योरेंस के जो वैल्यू है और ट्रांसपोर्ट का भी वैल्यू है उसको भी इंक्लूड करना है? ठीक है, तो क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है ये हम कहां सीखेंगे? नेक्स्ट टॉपिक में। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, let us have a look at certain examples in order to have better clarity of the above concept. So, Miss Jaya purchases a television set costing 85,000 from Girias in exchange of her existing TV set. नया टीवी खरीद रही है जिसकी कॉस्ट कितनी 85,000 इन एक्सचेंज ऑफ हर टीवी सेट। अपना पुराना टीवी सामने दे रही है, क्या देगी मतलब नया टीवी लेगी, पुराना टीवी देगी और कुछ पैसे देगी। सो क्या हम इसको कंसिडरेशन सोलली इन मनी कह सकते हैं? इज प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन इन दिस केस? नो, प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन इन दिस केस बिकॉज दिस इंक्लूड्स कंसिडरेशन इन मनी एंड कंसिडरेशन इन अदरवाइज। अगर केवल मॉनिटरी कंसिडरेशन हो तभी हम क्या कहेंगे प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। सो आफ्टर एन आवर ऑफ बार्गेनिंग द शॉप मैनेजर agrees to accept 78,000 instead of his quote of 81,000। क्या बोला, बार्गेनिंग हुई और शॉप मैनेजर ने लास्ट में उसको 78,000 में टीवी सेल कर दिया, as he would still be in a profitable position। The old TV can be sold for 8,000। क्या बोला है, जो ओल्ड टीवी इसने एक्सचेंज में दिया ना उसको 8,000 में सेल कर सकते हैं। सो इन दिस ट्रांजेक्शन, in this case transaction value determined under section 15 subsection 1 cannot be said to be value of supply। मतलब क्या बोला है, 78,000 जो है आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे as the price is not the sole consideration। ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानने के लिए दो कंडीशंस, सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन प्लस प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। लेकिन हमारे केस में जो प्राइस है दैट इज नॉट द सोल कंसिडरेशन बिकॉज क्या दिया है, ओल्ड टीवी इन एक्सचेंज दिया है। सो हेंस वैल्यूएशन हैज टू बी डन एज पर सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 15। रीड विद चैप्टर 4 दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सीजीएसटी रूल्स। ये कब डिस्कस करेंगे हम? सीए फाइनल में। आईपीसीसी लेवल पे तो केवल ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आपके कोर्स में है। फाइन। सेकेंड एग्जांपल, मिस जया परचेजेस अ सैमसंग टेलीविजन सेट कॉस्टिंग 85,000 फ्रॉम गिरियास एट रुपीज 81,000। 85,000 का था, बार्गेनिंग की तो कितने में दे दिया, 81,000 में। आफ्टर एन आवर ऑफ बार्गेनिंग rupees 81,000 were paid through check by Jaya to Girias। In this case, buyer and seller are not related and price is the sole consideration and hence transaction value of 81,000 will be considered as value of supply। मतलब 81,000 पे ही क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में बायर सेलर रिलेटेड नहीं है एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। मिस जया परचेजेस ऑफ सैमसंग television set costing 85,000 from Girias at 70,000। Miss Jaya and Girias are related person as per the explanation given under section 15। ठीक है, ये related person की जो definition दी गई है उसमें ये लोग included है। ठीक है, एक्चुअली related person का जो explanation दिया गया है that is given under section 15। तो उस explanation के हिसाब से जो जया और गिरियास है वो क्या है, related persons है। In this case transaction value determined under section 15 subsection 1 cannot be said to be the value of supply as supply is made to a related person। मतलब जो 70,000 है इसको हम transaction value जो है ये हमारी, इसको हम value of supply नहीं मान सकते क्योंकि transaction किसके बीच में है, in between related person and hence valuation has to be done as per subsection 4 subsection 5 of section 15। read with chapter 4 डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी रूल्स। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है, और ये कब आएगा आपको सीए फाइनल में, आईपीसीसी लेवल में आपके कोर्स में नहीं है। फाइन।
सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंक्लूजन्स इन वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड एक्सक्लूजन्स इन वैल्यू ऑफ सप्लाई से।